शोमेश, पाठशाला वाली घंटी, शायद ये बात मैंने आपसे एक आध बार पहले भी पूछी है, जिक्र किया है, लेकिन लोगों को ध्यान रहे इसलिए एक बार फिर से जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल्स लेते हैं, और जैसे आपने कहा कि 61.8% अगर 2300 पर आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ठीक वहीं पर आप खूंटा लगा करके छोड़ दीजिए कि 2300 आएगा तभी खरीदेंगे, या इसी तरह से आप ठीक 2300 पर स्टॉप लॉस लगा दें अगर आप ख़रीदारी में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए आपने कहीं 2350 2400 पे ख़रीदा हो, आप 2300 पर ही स्टॉप लॉस लगा दें कि रिट्रेसमेंट वहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो 2200 जा कर के फिर वापस अपनी ऊपर की चाल पकड़ ले। तो अगर रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको इतना एक बहुत शार्प पॉइंट नहीं देते हैं, तो इनका इस्तेमाल हमें अपनी ट्रेडिंग में किस तरह से करना चाहिए, जिससे जब कहते हैं कि 2300 का लेवल आ रहा है तो हो सकता है 2400 पे ही पलट जाए, हो सकता है 2200 तक भी चला जाए। जब इतनी एक मार्जिन ऑफ एरर है, या मार्जिन ऑफ एरर कहें या आप उसको मतलब अप्रॉक्सीमेशन कहिए कि भाई वो आपको अप्रॉक्सीमेट लेवल देता है, वो एग्जैक्ट लेवल नहीं देता है, तो फिर इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे करेंगे? देखिए, हर ट्रेडर अपनी एक्सपर्टीज बनाता है। इंडिकेटर तो भरे पड़े हैं, इतने सारे बड़े भरे पड़े हैं। मेरे खुद के मॉडल में मैंने ऑलमोस्ट 100 150 अबाउट 150 इंडिकेटर्स फिट किए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आउटपुट आते हैं, मैं उनको फिल्टर करता हूँ। लेकिन जो ट्रेडर्स होता है, मैं हार्डकोर ट्रेडर नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ, जिसका मेरा जो फार्मूला है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, GTTF, वो फार्मूले के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो हर ट्रेडर क्या है, अपना एक एक्सपर्टीज बनाता है। किसी ट्रेडर का एक्सपर्टीज होता है मूविंग एवरेज ट्रेड करना, किसी ट्रेडर का एक्सपर्टीज होता है ट्रेंड लाइन ट्रेड करना, किसी ट्रेडर का एक्सपर्टीज होता है RSI ट्रेड करना, कोई ट्रेडर होता है वो MACD ट्रेड करता है। तो हर ट्रेडर अपनी एक एक्सपर्टीज बनाता है, एक प्रिसीजन बनाता है, और उसके हिसाब से उसके ट्रेड सेटअप बनते हैं। तो अगर हमारे जैसा ट्रेडर कोई जाएगा और अगर बोलेगा कि हमें रिट्रेसमेंट ट्रेड करना है, तो रिट्रेसमेंट ट्रेड भी हम जब करेंगे तो एक हमेशा एरर लेके चलना पड़ता है। एरर कैसे लगाते हैं? अब सपोर्ट कहीं पे हमने आइडेंटिफाई किया है, तो आपका नेचर ऑफ ट्रेड है। नेचर ऑफ ट्रेड क्या है? आपका इंट्राडे ट्रेड हो सकता है, इमीडिएट टर्म ट्रेड 2-3 दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, महीने का, 3 महीने का, ऐसे ट्रेड बढ़ सकता है। उसके हिसाब से आपके चार्ट का टेनर चेंज होगा। इंट्राडे के लिए 5 10 15 मिनट्स का ट्रेड नॉर्मली देखिए, लेकिन जब आप इंडिकेटर देखने जाएंगे, रिट्रेसमेंट अगर आप इंट्राडे भी डालना चाहते हैं, तो सपोर्ट जहां पे भी लेता है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट छूटा उसके बाद बाहर निकल, वो सपोर्ट छूटा उसके नीचे अगर वो सस्टेन करता है, एक दो और कैंडल उसके नीचे बन जाती है, तो फिर ये होता है कि अब वो सपोर्ट कन्विंसिंगली ब्रेक हो गया है। अब इसमें दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर वो कैंडल ही बड़ा लंबा बनता जाए तो डर लगेगा, बिल्कुल हो सकता है। उस केस में आपको अपना एक मार्जिन ऑफ एरर लेके स्टॉप लॉस लगा के निकलना पड़ेगा। लेकिन जो कन्विंसिंगली सपोर्ट ब्रेक होने की बात होती है, एक कैंडल के नीचे 1 2 कैंडल 3 कैंडल और लगेंगे टेनर के हिसाब से, जो कंफर्मेशन आएगी स्टॉप लॉस गया। तो अगर आप रिट्रेसमेंट भी ट्रेड कर रहे हैं, तो एक दिन अगर हीरो मोटोकॉर्प 2300 के नीचे क्लोज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हो गया, सपोर्ट टूट गया। सस्टेन क्लोज अगर 2300 के नीचे देने लगता है, तो इसका मतलब हाँ, आपकी रिट्रेसमेंट थियरी के हिसाब से वो अब सारा सपोर्ट निगेट कर चुका है और अब ये जा रहा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्या होगा? रिट्रेसमेंट सपोर्ट के पास आके एक बाउंस होता है, जैसे मूविंग एवरेजेस के पास आके एक बाउंस होता है। उस बाउंस के बाद जब रिटर्न आता है सेकेंड टाइम, अगर उस समय रिट्रेसमेंट फिर से ब्रेक हो गया, तो एक दिन का क्लोज भी चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट टाइम अगर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, आपको 2-3 कैंडल और देने चाहिए फॉर कंफर्मेशन। लेकिन वहां से सपोर्ट लेके रिटर्न हो जाता है और फिर ऊपर वाला रिट्रेसमेंट टच नहीं कर पाता है, और फिर से आके दोबारा ये रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोज होता है, तो फिर काफी है कि कहानी अभी खत्म हो गई है। तो कन्विंसिंगली एक वर्ड यूज किया जाता है। वो कन्विंसिंगली का मतलब यही है कि आपके टेनर के हिसाब से आपको 2-3 कैंडल और बनने दें, तो आपका कंफर्मेशन होता है कि आपका विप्सॉ नहीं हो, आपका जो स्टॉप लॉस आप ट्रिगर कर रहे हैं वो कंफर्म वे में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, उसमें आपका सक्सेस रेट 60% से के जगह आपका 70 75 80% तक जा सकता है। ये स्टॉप लॉस लगाने के तरीके होते हैं, कंफर्मेशन वेट करके। और जैसे स्टॉप लॉस तो बहुत तरीके से मैंने समझाया भी है, पॉकेट बेस्ड स्टॉप लॉस और इस रिवार्ड बेस्ड स्टॉप लॉस।
लेकिन जो आपने सवाल पूछा ये इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस, तो इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब वो इंडिकेटर कन्विंसिंगली ब्रीच होना चाहिए, चाहे वो रेसिस्टेंस का हो या सपोर्ट का हो। और उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 कैंडल तो चाहिए, 3 कैंडल मिले तो और अच्छा। जी, यहाँ पर आपने एक और बीच में बात कही जो मुझे ध्यान में आता है कि लोगों को उसका भी बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब वे रिट्रेसमेंट के नज़रिए से किसी शेयर को देख रहे हों। अब मिसाल के तौर पर इसी चार्ट में यदि आप देखिए तो 38.2% रिट्रेसमेंट जब इसने पहली बार छुआ, कई बार इसने उसके नीचे भी जाकर के क्लोजिंग दिए होंगे कई बार, लेकिन बहुत बड़ा वहाँ से ब्रेकडाउन नहीं आया। दोबारा वहाँ से इसने बाउंस भी लिया, लेकिन फिर ये 23.6% को पार नहीं कर पाया इसका। और वहाँ से जब ये दोबारा इसने चाल पकड़ी नीचे की, तो फिर अगली बार फिर इसने 38.2% को पार किया। अगली बार फिर से वो जो पहले जहाँ तक संभल पाया था वहाँ तक भी नहीं संभल पाया। और फिर जब इसने सबसे ताज़ा अभी जो घटना है 2800 के आसपास, जब इसने अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास फिर से 38.2% को तोड़ा, तो उसके बाद फिर उसमें इतना दमखम नहीं बचा कि वापस फिर से संभल पाए। तो ये जो बार बार अटेम्प्ट ले करके मतलब ऊपर वाली रिट्रेसमेंट लेवल को पार कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखना शायद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अभी आप जब इसका पहला बारी देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट की ब्रीच हो गया था क्लोजिंग बेसिस पे 27 जुलाई, ओके। और उसके बाद जो हमने 2-3 कैंडल की बात कही थी वो बिल्कुल आप देख लीजिए, 3 कैंडल बने उसके बाद, और आपने ये ट्रेड छोड़ ही देना है स्टॉप लॉस के साथ। क्या हुआ उसके बाद, एक माइनर बाउंस आया, वो बाउंस आपका 9 अगस्त को फिजल आउट हो गया। तो हमारी थियरी तो प्रूव हो गई कि हमने स्टॉप लॉस लगा के गलत नहीं किया, क्योंकि एक माइनर बाउंस आया, वो सस्टेन नहीं और डेड कैट बाउंस था और वापस नीचे आ गया। अब आपने सवाल ये करना है मुझसे कि भाई अगर बाउंस आ गया तो हमारा ये सपोर्ट स्टॉप लॉस गलत लग गया, वो कैसे पता। तो आपने ठीक कहा, एक तो आप वो ऊपर वाला रिट्रेसमेंट जो था 23 कौन सा परसेंटेज है, 23.6% वाला, वो निकल जाने देते हैं। लेकिन उसके पहले ही 1000 परेशानी इसके मूविंग एवरेज पे आ जाएंगे और बड़े सारे जोन्स बन के आ रहे हैं। वहीं पे ये बता देगा कि भैया ये ऊपर नहीं निकलने वाला है फिलहाल, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो दूसरे अटेम्प्ट में और नीचे आ गया, लेकिन ये 50% के नीचे कभी गया नहीं। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो थी। तो अगर हम रिट्रेसमेंट ट्रेड कर रहे हैं तो 38% के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेड बनता ही बनता है। स्टॉप लॉस आपका 23.6% रिट्रेसमेंट वाला जगह ही बनता है। अगर वहां पे रखेंगे तो किसी का स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं, ये शॉर्ट ट्रेड वहां पे भी वैलिड रहेगा। तो उस हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। और फिर ये ब्रीच हुआ 38.2%, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ 38.2 पे रहेगी तो रहेगी, नहीं तो 61.8 तो मोस्ट लाइकली स्टॉक के केस में पहुंच ही जाता है, शायद ये भी पहुंच जाएगा। हालांकि जब इसका फंडामेंटल मैच करने जाते थे हम उस समय, तो शायद ये थ्योरी उस समय वैलिडेट नहीं होती थी, लेकिन प्राइस ने पहले ही बता दिया था कि फंडामेंटल इशू आएगा और वो अब दिखाई दे रहा है। जी, तो चलिए ये थोड़ी एक्सटेंडेड चर्चा इस शेयर पर ही नहीं बल्कि रिट्रेसमेंट कैसे ट्रेड करना है उस पर भी हो गई। डिस्क्लेमर आपका या एक स्पष्टीकरण कि आप जो जवाब दे रहे हैं दर्शक उसे किस रूप में लें। जी बिल्कुल। सो मैं जितने भी आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन से आंसर करूँगा वो मेरे गाइडेंस हैं, वो मेरे रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। आप जब उस पर पोजीशन लें तो अपनी थोड़ी सी अपनी व्यू बना लें, अपने एडवाइज़र या अपने एनालिस्ट से बात कर लें और उसके बाद ही उस पर आप फिर से पोजीशन लें।